घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आप धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, लोगों को घुसपैठिया बोल रहे हैं, हर आदमी को माइनॉरिटी के, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी, सबको आप घुसपैठिया बोलते हो। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। अब एक झूठ फैला रहे हैं कि जो है कि औरतों के जेवर ले लेंगे। अरे 60 साल हम सत्ता में रहे, कभी औरतों के जेवर लिए? को बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मनमोहन सिंह जी ने कभी नहीं कहा। मनमोहन सिंह जी तीन बार स्पष्ट कर चुके हैं, हमने नहीं कहा, उन्होंने कहा। और राजीव शुक्ला जी, आपका भी हक है कि नहीं है कि आप अपना हक भी किसी और को दे देंगे मनमोहन सिंह के कहने पर? तो कुल 230 सीट पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। पूरे जो नेशनल लेवल पे सीट है उसमें भी चुनाव नहीं, प्लस जो अलायंस जो हो रहे हैं उसमें विरोध भी हो रहा है। केरल में आप लेफ्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्या कम से कम 8 सीटें आएंगी 11 में। इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी अपनी जमानत बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर आप देखें तो अयोध्या का मंदिर किसने बनवाया? सुप्रीम कोर्ट ने। पैसा किसने दिया? जनता ने। ये तो सिर्फ पहुंच गए वहाँ पे अपना प्राण प्रतिष्ठा करने। सारा ये वही राजीव शुक्ला हैं जिनको भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ महतारी के बेटे बेटियों का हक मारकर राज्यसभा का सांसद बनाया है। ये अर्बन नक्सल की सोच, माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। नक्सलियों ने भी जो पर्चे जारी किए हैं उसमें साफ तौर पर उनका ये कहना है कि बीजेपी इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार है और बीजेपी के लोगों से बदला लिया जाएगा। नेता राजीव शुक्ला जी इस वक्त राजनांदगांव पहुंचे हुए हैं भूपेश बघेल जी के प्रचार के लिए। शुक्ला साहब, क्या कहना है? जो कांग्रेस की स्थिति छत्तीसगढ़ में देख पा रहे हैं उसको देख के क्या कहना चाहते हैं? मजबूत स्थिति है, हर तरफ अंडर करंट चल रहा है, लोगों को एहसास नहीं है उसका। गाँव में बहुत अंडर करंट है। बघेल सरकार ने जो बहुत काम किए थे गाँव के लिए और लोगों के लिए, शहरों के लिए, सब तरफ, और जो महंगाई बेरोजगारी भयानक बढ़ाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भाजपा ने, उसको लेकर लोगों में बहुत रोष है। तो वो चुप है और चुप होके वोट देंगे। पिछले बार जो हार हुई है विधानसभा में सर, उससे क्या उस हार के पीछे जो समीक्षा की होंगे वो क्या हुई होगी कि मतलब एक जो सिटिंग मुख्यमंत्री उनको भी संघर्ष करना पड़ा था अपनी सीट के लिए? क्या होता है ना कि जो ये कई बार क्या होता है ना कि जब आपकी सरकार होती है तो एंटी इनकम्बेंसी होता है और विधायकों के खिलाफ हो जाता है, जिसका नुकसान होता है। इस तरह से जो भ्रष्टाचार की बातें अक्सर बीजेपी उठाती आ रही है और ईडी वगैरह से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया। जो उन्होंने 5 साल भूपेश बघेल को तंग किया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 1 मिनट में उठा के फेंक दिया कि गलत है, इसमें कोई सबूत ही नहीं है। तो फर्जी केस बनवाने में भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार की महारत कि झूठे केस बना के लोगों को फंसाना। भाजपा के इतने लोग हैं, उनके किसी नेता पर कोई आज तक भ्रष्टाचार के जांच नहीं होती, तो सभी ईमानदार हैं क्या? जो भयानक भ्रष्टाचार के जिन पे आरोप है उन तक की जांच, तो अपने नेताओं की जांच न करो, विपक्ष को फंसाओ, ये इनका काम है। सब आपके घोषणा पत्र में एक बात आ रही है कि जैसे सीएए को समाप्त कर दिया जाएगा, उस बात को बीजेपी उठा रही है। और दूसरी बात ये कि जैसे कांग्रेस कहती है कि हम 1 लाख रुपया हर घर से महिलाओं को देंगे। कुल 230 सीट पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। पूरे जो नेशनल लेवल पे सीट है उसमें भी चुनाव नहीं, प्लस जो अलायंस जो हो रहे हैं उसमें विरोध भी हो रहा है। केरल में आप लेफ्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्या कहना है सारी बातों को लेकर? नहीं, मेरे मानना है कि हमारा अलायंस एकदम ठीक है। जहाँ जो जैसे वहाँ भाजपा है ही नहीं केरल में, तो जो सीपीएम है और वो हमारा उनका लोकल स्तर पे हमारी उनके साथ लड़ाई है तो वो चल रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हम एक हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पूरा विपक्ष एक है और हम जो पॉलिसी 1 लाख रुपए बता रहे हैं पूरे देश में लागू होगी। अंतिम सवाल है सर, छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें ला रहे हैं और देश भर में कितनी सीटें लाने का दावा कर रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारा बहुत अच्छा ये रहेगा और आप देखेंगे कम से कम 8 सीटें आएंगी 11 में। और जहाँ तक देश का सवाल है वो भाजपा 200 से नीचे जा रही है। राजीव शुक्ला साहब हैं, साफ तौर पर कहना है जो भाजपा का जो एक 400 प्लस का नारा है कि 400 सीटें पार होंगी, इस तरह से जो बातें आ रही हैं उन बातों में दम नहीं कह रहे हैं और भाजपा बहुत कम सीटों में सिमटेगी कह रहे हैं। और जो आरोप प्रत्यारोप हैं भाजपा की ओर से लगाए गए कांग्रेस की, उस विषय में भी सवाल राजीव शुक्ला साहब से किए।
बड़े नेता हैं कांग्रेस के, भूपेश बघेल जी के प्रचार में आए और कांग्रेस की स्थिति को काफ़ी बेहतर बता रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी जो कांग्रेस है उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी बनेगी। लेफ्ट या बाकी दलों से जो अलायंसेज हो रहे हैं उन अलायंसेज पे भी उन्होंने बात किया है कि जैसे जैसे जो स्टेट वाइज जो परिस्थितियाँ बन रही हैं उन स्थितियों को देखते हुए सारी स्थितियाँ अभी बनाई जा रही हैं। आगे ये कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन INDIA गठबंधन है उसकी जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा की अदावत हो रही है और बड़े बड़े नेताओं के मूवमेंट्स हो रहे हैं और उसमें भाजपा और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगातार कर रहे हैं और अपनी अपनी सीटों की जीत के दावे के दम भर रहे हैं। मेरे साथ में अमित जी हैं इस वक्त, जो प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं और प्रवक्ता हैं भाजपा के। उनसे बातचीत करेंगे। अभी राजीव शुक्ला जी के इंटरव्यू हमने किए हैं, उनमें उन्होंने कहा है कि 8 सीटें वे ला रहे हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में और जो देश भर में है बीजेपी 200 सीटों के अंदर सिमट जाएगी। भैया क्या कहना है? अच्छा हुआ भूपेश बघेल जी ने राजीव शुक्ला को बुलाकर राजनांदगांव की जनता और प्रदेश की जनता को ये याद दिला दिया कि ये वही राजीव शुक्ला हैं जिनको भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ महतारी के बेटे बेटियों का हक मारकर राज्यसभा का सांसद बनाया है। अगर इसको नहीं बनाता तो हो सकता है राजनांदगांव के किसी आदिवासी को, किसी पिछड़े वर्ग को, किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, किसी योग्य व्यक्ति को राज्यसभा का सांसद राजनांदगांव से भूपेश बघेल बनाकर भेज सकते थे, लेकिन नहीं, आला कमान का निर्देश था। ये तो गांधी परिवार के निर्देशों पर चलने वाले लोग हैं। छत्तीसगढ़ की जनता का कोई विकास हो, उन्हें कोई हक मिले, इनकी प्राथमिकता में नहीं है। तो राजीव शुक्ला को जब जब छत्तीसगढ़ की जनता देखती है तो भूपेश बघेल के इस कारनामे को याद करती है जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ के बेटे बेटियों का हक मारा है। जहाँ तक उनके दावे का प्रश्न आपने किया, 2014 में श्रीमान राहुल गांधी जी का क्या दावा था? पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही थी उनकी, 50 सीटों पर सिमट गए। 2019 में राहुल गांधी जी का क्या दावा था? तब भी पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार आ रही थी, लेकिन पिट गए पूरी तरीके से। इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी अपनी जमानत बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो दिन गिन रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी कि कब चुनाव खत्म हो तो हम दूसरे काम में लगे, वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। भैया जिस तरह से उन्होंने एक बात ये भी लाई अपने मीडिया स्टेटमेंट में, उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी ये कह रही है कि अब जो कांग्रेस है वो आप लोगों का जो मंगलसूत्र है वो तक छीन लेगी, तो ऐसा तो हमने अपने जीवन पर्यंत कभी कांग्रेस की इतना लंबे समय तक सियासत रही कभी तो किया नहीं है, कभी कोई घोषणा पत्र में ऐसा कुछ उल्लेखित भी नहीं है। एक सवाल ये भी आया कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके एक स्टेटमेंट को लेकर कि अल्पसंख्यकों का सबसे पहला अधिकार है, ऐसा करके जो अभी बीजेपी की ओर से डिलीवर किया जा रहा है, उन पे भी उन्होंने कटाक्ष कहा कि उन्होंने पिछड़े और जो निचले तबके के लोग हैं उन विषयों को लेकर उन बातों को कहा था, तो तोड़ मरोड़ के बातें सामने लाई जा रही हैं, इन बातों को रख रहे हैं। राजीव शुक्ला जी के पास और कहने को है क्या? मनमोहन सिंह जी का बयान पब्लिक डोमेन पर है। उन्होंने कहा था कि भारत देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का, तो आदिवासी कहाँ जाएगा भाई? पिछड़े वर्ग के लोग कहाँ जाएंगे? अनुसूचित जाति के लोग कहाँ जाएंगे? क्यों इनका हक पहला नहीं है? क्यों मुसलमानों का पहला हक है? और राजीव शुक्ला जी, आपका भी हक है कि नहीं है कि आप अपना हक भी किसी और को दे देंगे मनमोहन सिंह के कहने पर? तो राजीव शुक्ला जी को कांग्रेस की इस गलती को स्वीकार करना चाहिए और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में एक बहुत ही गंभीर और खतरनाक इरादा कांग्रेस ने दिखाया है। उन्होंने कहा है कि जो वेल्थ है उस वेल्थ को फिर से वो असेस करेंगे और फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अरे भाई, आपके पास आपकी मोबाइल है, आपकी कमाई हुई है, लेकिन कांग्रेस को लगेगा तो वो आपसे मोबाइल छीन के किसी अल्पसंख्यक व्यक्ति को दिलवाने का एक सोच रखती है। ऐसा उनके संकल्प पत्र में लिखा है। ये देश के लोगों का है, यहाँ की जो संपत्ति है वो देश के लोगों की है, वो किसी विशेष वर्ग की नहीं है। और कांग्रेस का यह संकल्प पत्र, ये सर्वे करने की बात जनता की नाराजगी का बड़ा कारण है। प्रियंका जी का एक स्टेटमेंट आ रहा था भैया मीडिया स्टेटमेंट में, उन्होंने कहा कि जो 400 प्लस का कैलकुलेशन है, या तो बीजेपी कुछ मशीनरी में हेरफेर करके ये कैलकुलेशन अपने आप को प्रोड्यूस करना चाह रही है, या फिर कुछ आत्मविश्वास से लबरेज जो बयान आ रहे हैं वो इस तरह से आ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में अगर कोई चीज़ फेर बदल नहीं होती, एग्जैक्टली वर्ड तो नहीं मैं बता पा रहा, लेकिन ऐसा आया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस बहुत अच्छी सीटों को लेकर आ पाएगी। कौन सा ऐसा राजनीतिज्ञ है जो अगर मगर में बात करता है? ये गांधी परिवार और कांग्रेस के लोग क्या दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं कि हार गए तो बहाना अभी से बता दो,
वैसे जीतेंगे तो मैं तो जीतने की तो बात करूंगा ही नहीं, इनको पता है ये हारेंगे, इसलिए ईवीएम की बातें बीच बीच में करते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ईवीएम के बारे में? कांग्रेस के नेताओं को धरने पर बैठ जाना था, चुनाव ही नहीं लड़ना था। चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, फिर कहीं कहीं भाषण के आखिरी में उनको सच्चाई का आभास होता है कि ये तो फालतू का काम चल रहा है, हम तो जीतेंगे नहीं, तो धीरे से बोल देते हैं। अगर हार गए तो ईवीएम में दिक्कत होगी। अभी अभी आपने कुछ स्टेट्स में जीत हासिल की थी, उसमें क्या ईवीएम खराब थी क्या? आपने हिमाचल में जीता तो ईवीएम खराब नहीं थी, कर्नाटक में जीते तो खराब नहीं थी, तेलंगाना में जीते तो खराब नहीं थी, पिछले बार आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों में जीते तो ईवीएम खराब नहीं थी क्या? कांग्रेस के इन बयानों से ही देश की जनता कांग्रेस के नेताओं से घृणा करती है, क्योंकि इनके पास विजन नहीं है, ये फेकोलॉजी करने वाले लोग हैं और इनमें टीम स्पिरिट नहीं है, ये हार को स्वीकार नहीं करते हैं और ये जनता की भावना की कदर भी नहीं करते हैं। और ईवीएम पर ठीकरा जब ये फोड़ते हैं तो ये भारत के मतदाताओं के सर पर वार करते हैं, उनके दिल पर वार करते हैं, उनकी भावना पर वार करते हैं। इसीलिए ही कांग्रेस अब डायनासोर की तरह विलुप्त होने की कगार पर है। एक सवाल अंतिम है, 400 प्लस का जो कैलकुलेशन है वो कैसे डिलीवर हो पाया? मतलब मोदी जी के कहने के बाद उसको आगे फॉलो किया जा रहा है या फिर कोई कैलकुलेटेड टीम इस जगह पे काम कर रही है कि 400 प्लस ही क्यों? 450 हो सकता था, 350 हो सकता था, 400 प्लस पार करने का जो कैलकुलेशन है वो कहाँ से आ रहा है? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी जो कहते हैं उस पर लंबी लंबी चर्चाएं होती हैं। राजनीति में एक लक्ष्य रखा जाता है, वो लक्ष्य हमेशा हर राजनीतिक दल सकारात्मक रूप से रखता है। भारतीय जनता पार्टी पहले 282-83 सीटों पर रही, उसके बाद 300 प्लस ले आई। 10 सालों में जो डिलीवर किया है भारतीय जनता पार्टी ने, आपके माध्यम से कुछ आंकड़े जनता तक पहुंचा दूं। राज्यों को जो राशि केंद्र सरकार देते हैं, 32 लाख करोड़ रुपया मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया था, लेकिन मोदी जी ने 130 लाख करोड़ रुपया दिया। 100 लाख करोड़ रुपया जो राज्यों को ज़्यादा पैसा दे रहा है, वो कम से कम अपनी डिलीवरी के ऊपर, अपने काम और अपने परफॉर्मेंस के ऊपर ये तो विश्वास जता सकता है कि मुझे जनता का समर्थन मिलेगा। ऐसे कई काम हैं। 12 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनती थी कांग्रेस के शासन में, मोदी जी 42 किलोमीटर बना रहे हैं। आदिवासियों का जो बजट 25,000 करोड़ का होता था, उसको 1,25,000 मोदी जी ने कर दिया। आप देखिए, रेलवे का जो 300 करोड़ रुपए का बजट छत्तीसगढ़ को मिलता था, मोदी जी ने उसको 6,000 करोड़ रुपए कर दिया। छत्तीसगढ़ के 32 स्टेशनों को वो चमकाकर एयरपोर्ट की तरह बना रहे हैं। उन्होंने मोदी जी की जो गारंटी विधानसभा चुनाव के समय की थी, वो सारी उन्होंने पूरी करवा दी। तो जब हम इतने काम करते हैं, राष्ट्रवाद से ओतप्रोत काम करते हैं, धारा 370 बहुत समय से मांग चल रही थी, उसको हटा दिया, राम मंदिर बना दिया। बहुत से काम जब कोई करता है ना, तो उसे लगता है कि जनता का समर्थन मिलेगा, और मिलने ही वाला है, और 400 सीट आएगी। अमित भाई, एक अंतिम और बड़ा सवाल है, ज्वलंत है ये, क्योंकि नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है। जैसे कि अभी जो ऑपरेशन हुए हैं, छोटे बेतिया में जो ऑपरेशन हुआ है और 29 नक्सलियों को मार गिराया गया, उसके बाद में नक्सलियों ने भी जो पर्चे जारी किए हैं, उसमें साफ तौर पर उनका ये कहना है कि बीजेपी इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार है और बीजेपी के लोगों से बदला लिया जाएगा। अमित शाह जी का काउंटर जवाब आया है कि अब नक्सलियों को घर में घुस के मारने की बारी आ गई। भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह जी ने, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने ये बात कही है कि आप सरेंडर करना चाहते हैं तो करिए, विकास की मुख्य धारा से जुड़िए। आप सड़क नहीं बनाने देंगे, स्कूल नहीं बनाने देंगे, अस्पताल नहीं बनाने देंगे, आप लोगों तक विकास नहीं पहुंचने देंगे, आप ग्रामीणों की, निर्दोष लोगों की हत्या करेंगे। सरकार के पास क्या उपाय है? सरकार क्या करे? ग्रामीणों की हत्या होने दे, विकास से लोगों को वंचित रखे? ये किसी भी सरकार का काम नहीं है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने कहा है कि आ जाइए, मुख्य धारा से जुड़िए, सरेंडर करिए, और नहीं करेंगे तो नतीजा क्या होगा वो सबको पता है। ये अमित साहब है, प्रदेश के भाजपा के बड़े नेता हैं और प्रवक्ता हैं, और साफ तौर पर जो उन्होंने, राजीव शुक्ला जी ने अभी जो बातें की, मैंने जो इंटरव्यू किया, उनसे जो सवालात किए और उनके जो मीडिया स्टेटमेंट आए, उन पर सारी तथ्यों पे जवाब मांगने की कोशिश की। उन्होंने अपनी तरफ से जवाब प्रस्तुत किए। साफ तौर पर कांग्रेस का अपना दावा है कि 8 सीटें वो लेकर आएंगे छत्तीसगढ़ में। भाजपा देश भर में 200 में सिमटेगी, लेकिन इधर बीजेपी पलटवार करते हुए साफ तौर पर कह रही है कि बीजेपी की जो 400 प्लस की जो नीति या उनकी जो बातें हैं, वो उन बातों में कहीं ना कहीं सार्थकता आगे देखने को मिलेगी, और जो समस्याएं, उन समस्याओं पे भी बातें हुई। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिन पे जनता को विश्वास रहता है किसी मतदान करने के बाद में, और अपेक्षा रहती है अपने नेता से कि वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ चाहती है, तो उन बातों को भी अमित जी ने रखा है। अब इन बातों की तुलना आप कर सकते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन आप हैं, राजीव जी की भी बातों को सुन सकते हैं, बीजेपी के अमित साहब की भी बातों को सुन सकते हैं, और जो विचार आपके मन पे आते हैं कमेंट बॉक्स में, आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में, ज़रूर लिखिएगा। चैनल का नाम है नेशन फर्स्ट एबीके, मेरा नाम है शशिकांत तिवारी। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।